हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे प्रोबेबिलिटी को। स्टार्टिंग वाला जो वीडियो है इससे जस्ट पहले वाला सॉरी, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने हमारा इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद हमने दो बहुत ही बेसिक से बहुत ही इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस किए थे और यही क्वेश्चंस आपका क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। एक बार बेस स्ट्रांग हो गया ना तो उसके बाद तो वैसे नहीं होता यार कुछ भी दे दो हमें, हम आराम से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रांग है। बेसिक्स को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने आपको कहा था कि जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्लेइंग कार्ड्स को पहले देखेंगे। तो एक काम करता है, प्लेइंग कार्ड्स के जब क्वेश्चन आएंगे ना तब कर लेंगे, क्योंकि अभी जब हमारे डाइस और हमारे कॉइन से ही काम चल रहा है तो अभी हम उसे चलाते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि हमारे माइंड में वो ऑलरेडी चीजें हैं। तो जब हमारा कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी तब मैं आपको उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगी, ठीक है, तो उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन क्या दे रखा है और उसको समझने की कोशिश करता है। क्वेश्चन दे रखे हैं 3 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर। पहले एक था, फिर 2 हुआ, अब 3 हो गए। 3 डाइसेस को आपने थ्रो किया। Find the probability of getting some at least 6, at most 6 और exactly 6। अब देखो इसको कैसे दे रखा है आपको बोला गया आपने कितने 3 डाइसेस को थ्रो किया। 3 डाइसेस को क्या किया? 3 डाइसेस को थ्रो किया। तो अगर आपका जो सैंपल स्पेस है वो कितने का बनना चाहिए? वो बनना चाहिए 6 to the power 3, दैट मीन्स 216 का बनना चाहिए, ठीक है। वो कितने का बनना चाहिए? वो बेसिकली आपका बनना चाहिए 216 का, ठीक है। अब 216 का बनना चाहिए और यहाँ पे जब हमसे सम की बात हो रही है तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सम आएगा ना वो आपका मिनिमम सम कब होगा? मिनिमम सम होगा आपका 3। मिनिमम सम होगा 3 कब? जब 1 1 एंड 1 आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम सम कब होगा? मैक्सिमम सम होगा आपका 18 जब आपका 6,6,6 आएगा, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया। आपको बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो देखो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस और टोटल आउटकम। इतना समझ में आया? ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले हमारे पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट बोल रहा है जो मुझे यहाँ पे सम चाहिए ना, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सम की जिसमें एटलीस्ट 6 हो। मतलब 6 से बड़ा भी होगा तो भी चल जाएगा लेकिन 6 से छोटा नहीं होने चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरा सम 6 हुआ तो भी ठीक, 7 हुआ तो भी ठीक, 8 हुआ तो भी चल जाएगा, 9 होगा तो भी चल जाएगा, 10 होगा तो भी चल जाएगा, 11, सिमिलरली 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये सारे चल जाएंगे। तो अब यार इतने सारे केसेस निकालना, आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा बड़ा काम है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी प्रीवियस वाले लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। हमने क्या पढ़ी थी? हमने हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे 1 की इक्वल होती है और ये कहती है कि डिजायर्ड इवेंट्स प्लस नॉट डिजायर्ड इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिजायरेबल इवेंट्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो आपने कहा आपको डिजायरेबल ये है, लेकिन अगर आप टोटल में से टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो किनको? जिनका प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो या तो 3 हो या 4 हो या फिर 5 हो। अगर ये आप माइनस कर दोगे ना तो जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो क्या होगी? वो होगी आपके सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 की। अब यहां पे 6 मत लिख देना, क्यों? क्योंकि हमें 6 तो चाहिए, 6 तो हमारा डिजायरेबल है, ठीक है। तो अगर मेरे पास सम 3 हो, 4 हो या 5 हो, अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं तो मुझे मेरे डिजायर्ड मिल जाएगा। और कंपैरेटिवली सम 3, 4, 5 निकालना बहुत इजी होगा इन सब के कंपैरिजन में और टाइम सेविंग भी। तो मुझे ये तो पता है कि मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 के इक्वल है। अब मैं ये निकाल लेती हूँ कि मेरा सम 3, 4 और 5 कब कब होगा। तो देखो अगर मैं ये निकालूं कि मेरा सम 3 कब होगा, तो सम 3 होने का सिर्फ एक ही केस है। कब? जब मेरे पास 1 1
1 हो, ठीक है। मतलब यहां पे मेरा आउटकम सिर्फ एक है, फेवरेबल आउटकम 1 है। अब अगर मुझे सम इक्वल्स टू 4 चाहिए तो क्या करो, लास्ट वाले को इंक्रीज कर दो, 1 1 2, ये मेरा आउटकम होगा। फिर आप कहेंगे मैम यहाँ पे यही थोड़ी होगा, 1 2 1 मिल गया तो भी आपका आंसर आएगा, 2 1 1 मिल गया तो भी आंसर आएगा। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, मैंने क्या कहा, बात तो सही कह रहे हो। अगर मेरे पास ये आ गया तो भी मेरा आंसर होगा, अगर मेरा ये आंसर ये आ गया तो भी ये मेरा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा। मतलब टोटल आउटकम्स मेरे पास 3 होंगे। लेकिन आप कह रहे हो मैम आपने ना हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया है, अगर मैं उसकी हेल्प से लिखना चाहूं तो बहुत इजीली लिख सकता हूं। अगर मेरे पास 3 लोग हैं और 3 लोगों को मुझे शफल करना है तो हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे से कर सकते हैं। यहां पे भी आपके पास कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों को आप शफल कितनी तरीके से कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल वे से कर सकते हो। लेकिन आपने देखा कि यार इसमें 2 एलिमेंट्स आपके आइडेंटिकल है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और अल्टीमेटली आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो परम्यूटेशन को भी यूज कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। अगर आपको सम चाहिए 5 के इक्वल, तो आपने कहा आपके पास क्या क्या हो सकता है, आपके पास हो सकता है 1 2 2, ये हो सकता है। इसके अलावा और कुछ आप कर सकते हो क्या, तो देखो इसके लिए तो आपके पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब आपको यहाँ पे 3 आउटकम्स तो मिल गए। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई केस बना सकते हो क्या, तो आपने कहा हाँ मैम हम एक और केस बना सकते हैं। कौन सा, अगर हम लोग यहाँ पे बना दें 1 1 3, तो देखो मैम तब भी आपका सम जो है ना वो 5 के इक्वल आ रहा है। मैंने कहा हाँ यार बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आपके पास आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 आउटकम्स आपको यहाँ पे से भी मिल गए। समझ में आया क्या, इसके अलावा और कोई केस है क्या, नहीं, इसके अलावा और कोई केस हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम नंबर और इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 4 कर देती हूँ, जैसे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं 1 1 4 कर दूं तो आपका सम क्या हो गया, आपका सम यहाँ पे 6 हो गया ना कि 5, तो ये तो नहीं आएगा। अगर इसके अलावा मैं 1 2 1 कर दूं तो ये सम 4 हो गया, ये हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं 3 2 1, अगर ये कर दूं तो सम 6 के इक्वल हो गया, तो ये भी नहीं आ सकता। मतलब यही हमारे क्या है, यही हमारे डिजायर्ड आउटकम्स है। तो डिजायर्ड आउटकम्स मेरे टोटल कितने हुए, डिजायर्ड टोटल आउटकम्स मेरे पास हुए 1 + 3 + 3 + 3। तो देखो 3 + 3 + 3 दैट इज 9, 9 + 1 दैट इज 10। तो मेरे पास डिजायर्ड आउटकम्स हो गए 10। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे मेरे डिजायर्ड आउटकम्स नहीं निकालने थे, मुझे मेरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखे हम लोग, यहाँ लिख देते, खाली स्पेस है ना यहाँ पे, ठीक है। तो डिजायर्ड जो केस है मेरा, उसकी जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आई है, वो बेसिकली आई है 10/216। ये मेरी क्या है, ये मेरी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसे एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 5 और डिवाइडेड बाय यहां पे आपके पास कितना आएगा 108। ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, ये आपके पास आपकी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी। लेकिन ये किसकी है, ये तो आपकी सम इक्वल्स टू 3 4 और 5 की है, और आपको निकालनी क्या है, आपको तो ये निकालनी है कि सम तो ये होना चाहिए। तो जल्दीबाजी में ये मत लिखाना, जल्दीबाजी में ये मत लिखाना, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको निकालनी किसकी, आपकी ये वाली है। अभी ये जो आपने निकाली है ना ये प्रोबेबिलिटी, ये किसकी है, ये आपकी इसकी है, इसलिए यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां पे आपका जो सम है वो आपका ग्रेटर देन या फिर एटलीस्ट 6 होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे निकालू प्रोबेबिलिटी इन विच द सम is at least equal to 6, that is nothing but 1 minus probability of sum where sum is equals to 3 or 4 और 5, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 minus 5 by 108 एंड अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 103 डिवाइडेड बाय 108। ये है मेरा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। भावनाओं में बह के ये नहीं लिख के आना है। जल्दीबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। देखो गलतियां कहाँ होती है, आंसर आप लोगों का भी आ जाता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आपने ये आंसर निकाला और आपको लोगों को लगता है जल्दीबाजी में या फिर प्रेशर की वजह से आप लोग क्या करते हो, आपके दिमाग से ये स्किप हो जाता है कि यार इसे हमें 1 में से या फिर हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस भी तो करना है।
हमें क्या करना है, इसे माइनस भी तो करना है। अगर आप ये माइनस करना भूल गए तो गड़बड़ है, और आपने जैसे ही माइनस किया यू विल गेट द करेक्ट आंसर, यू विल करेक्ट व्हाट, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो नेक्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है, इसका आंसर हम लोग पहले लिख देते हैं। ये हमें बोल रहा है, हमारा आंसर है 103 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है द सम एट मोस्ट 6, तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि इतने में तो हमारा काम चल नहीं पाएगा। तो आपको बोला गया सेकेंड पार्ट कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दैट इज सम इज इक्वल्स टू एटमोस्ट 6। एटमोस्ट 6 का क्या मतलब होता है, कोई बता पाएगा? एटमोस्ट 6 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 6, 6 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको क्या बोला गया, एटमोस्ट 6 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 6। तो आपको पता है कि जो मिनिमम सम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मिनिमम सम आपके पास 3 है। तो अगर इस वाले केस में आप सम निकाल लो, सम निकाल लो उन एंटिटीज का जिनका सम 3 है, तो आपका काम हो जाएगा 4 का निकाल लो, 5 का निकाल लो और 6 का निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? यहाँ पे हमें टोटल प्रोबेबिलिटी में माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो देखो आपने कहा कि अगर आपका सम 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये आपके पास एंटिटी कितनी है, ये एंटिटीज आपके पास है, आपके फेवरेबल केसेस 10 है। अभी तो निकाला था यार प्रीवियस वाली स्लाइड पे, या अभी तो निकाला था, तो दोबारा निकालने की जरूरत है क्या, दोबारा मेहनत करनी है क्या? नहीं, हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी। हम सिर्फ अब ये निकाल लेते हैं कि सम इक्वल्स टू 6 हमारे कौन कौन से पे होगा। तो देखो सम इक्वल्स टू 6 आपको मिल सकता है 1,1,4 पर। तो इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आपको मिले 3 आउटकम्स, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल सकता है 2,2,2 पे, और ये आपको क्या मिलेगा, देखो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल लिखोगे, अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 1। इसके अलावा अगर मैं इसी पे बात करूं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1,2,3 पे, ठीक है, इस पे मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल, मतलब आपको टोटल 6 मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो और हमारे कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं, तो देखो चलो देखते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो 1,1,5 हम लोग ले नहीं सकते, यहाँ पे देखते हैं 1,1,5 हम लोग ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सम आपका 7 हो गया, तो ये तो आपका केस आएगा नहीं। इसके अलावा अगर आप 3,1,1 ले लो तो आपके पास सम कितना आ गया, सम आपका 5 आ गया, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2,2,2 लेंगे तभी आएगा। तो इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि यार हमारे पास और कोई डिजायर्ड आउटकम्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो देखो 10 पहले से ही हो गए, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 10 पहले से हो गए। 10 के बाद मेरे पास यहाँ पे 10 और आए, मेरे पास यहाँ पे 10 और आए। तो मेरे पास जो फेवरेबल केस आए जिसमें मेरा जो सम है वो या तो इक्वल हो 3 के, 4 के, 5 के या फिर 6 के, तो वो कितने हो गए, 10 + 10, दैट मीन्स टोटल हो गया आपके पास 20। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 20। लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट इज सम इज इक्वल्स टू एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 6 दैट इज नथिंग बट 20 डिवाइडेड बाय 216। इसे अगर आप रिड्यूस करोगे तो आपके पास आएगा 10 डिवाइडेड बाय 108। इसको और फिर रिड्यूस करोगे तो आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 54। आपके पास 5/54 आंसर आएगा आपके सेकेंड पार्ट का। आपके पास क्या आएगा, 5/64, 5/54 इज योर प्रोबेबिलिटी। अब थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 6 वाला बताओ, कि सम एग्जैक्टली 6 होना चाहिए। तो यही कैलकुलेशन यूज में आएगी, ठीक है, यही कैलकुलेशन यूज में आएगी। और यहां पे हमारे पास कितना है, देखो यहां पे हमारे पास 10 है, हमारे पास यहाँ पे 10 फेवरेबल केसेस है। तो आपकी यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 10/216, मतलब 5/108 आपकी क्या हो गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई। 5
1 डिवाइडेड बाय 108 आपकी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो गई है। ठीक है, एग्जैक्टली 6 में आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली 6 बताना था, हमने यहाँ पे बता दिया। क्लियर, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव। ओके, तो लीप ईयर है मतलब थोड़ा सा कैलेंडर की जानकारी लेनी पड़ेगी। तो कैलेंडर की जानकारी लेनी है तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब भी हम कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर में हमारे पास मेनली क्या होता है, ईयर होते हैं। और हमारे पास दो तरीके के ईयर होते हैं, एक होता है आपके पास लीप ईयर जिसके बारे में हमें अभी चर्चा करनी है, और एक होता है आपका नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें तो 365 डेज होते हैं। ठीक है, और यहां पे लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर की बात करें तो हमारे पास यहां पे 52 वीक्स होते हैं एंड 1 ऑड डे होता है, या फिर 1 एक्स्ट्रा डे होता है, 1 ऑड डे, या फिर जिसे आप एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हो। लेकिन यहीं अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में हमारे पास 52 वीक्स होते हैं और हमारे पास यहाँ पे 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड या फिर अगेन जैसे आप एक्स्ट्रा डे बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 एक्स्ट्रा डे है ना, यही आपके 53 डेज बनाते हैं कि कोई भी, जैसे आपके संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया। अब अगर लीप ईयर के इन 2 एक्स्ट्रा डेज की बात करें, यहाँ पे लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज की बात करते हैं, वो 2 एक्स्ट्रा डेज क्या हो सकता है, हो सकता है यार वो संडे हो सकता है वो मंडे हो। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ लीप ईयर के 2 एक्स्ट्रा डेज की बात कर रहे हैं। हो सकता है यार आपके पास वो 2 डेज मंडे हो सकता है ट्यूसडे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास वो ट्यूसडे हो और वेडनेसडे हो, एक्स्ट्रा डेज तो कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है वो वेडनेसडे हो सकता है वो थर्सडे हो सकता है कि वो थर्सडे हो और हो सकता है वो फ्राइडे हो सकता है वो फ्राइडे सैटरडे होने को तो हो सकता है ना, और हो सकता है कि वो सैटरडे संडे होने को हो सकता है। मतलब अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सैंपल स्पेसेस है। टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस 7 है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 53 संडेज। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई दैट इज नथिंग बट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई दैट इज नथिंग बट फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस, राइट। यही तो हमारी होती है। तो देखो आपने कहा आपको क्या चाहिए, आपको 53 संडे चाहिए। 52 तो ऑलरेडी, 53 आपको कहां मिलेंगे, एक इस केस में मिल सकते हैं, एक इस केस में मिल सकता है। मतलब आपके डिजायर्ड आउटकम्स कितने हैं, डिजायर्ड आउटकम्स आपके 2 हैं, कितने में से, 7 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे आपकी हो जाएगी 2/7। 2 क्यों आया, क्योंकि आपके पास 2 ही फेवरेबल केस है, बाकी आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, 7। ठीक है, अब आपने कहा आपको 53 संडे एंड 53 मंडे चाहिए। देखो एंड है यहाँ पे, तो दोनों आपके पास सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब आपके पास ये एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो आपने कहा संडे और मंडे आपके पास सिर्फ एक ही केस में आ रहे हैं यहां पर, बाकी में आपके पास नहीं है, बाकी में आपके पास नहीं है। ठीक है, और बाकी में नहीं है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास, आउट ऑफ 7 में से सिर्फ एक ही केस क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट 52 संडे। 52 संडेज का ये मतलब है कि अगर मेरे पास इनमें से कोई सा भी केस आ जाए तो मेरे संडे 52 ही रहेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास ये वाला केस और ये वाला केस, मतलब संडे मंडे या सैटरडे संडे वाला केस आ गया तो मेरे संडे इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन मुझे 52 संडे ही रखना है, तो मतलब मेरे फेवरेबल केसेस है 5 जिनमें आपके पास संडे नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 7, डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज इक्वल्स टू 7, राइट। नेक्स्ट 52 संडे एंड 53 मंडे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मुझे कितना चाहिए, मुझे यहाँ पर
52 तो संडे चाहिए, 53 संडे मंडे चाहिए, और यहाँ पे एंड लगा हुआ है। लेकिन अगर मैंने ये वाला केस लिया मंडे वाला, तो मेरे संडे भी 53 हो जाएंगे, जो कि वैलिड नहीं है। तो मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही फेवरेबल केस है जिसमें मेरे मंडे तो 53 हो रहे हैं, लेकिन जो संडे है वो 52 ही रह रहे हैं। बाकी सब में केस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे संडे 52 ही रह रहे हैं ना, नहीं, लेकिन उसमें आपके मंडे 53 नहीं हो रहे ना, आपको दोनों केस चाहिए। तो आपका यहाँ पे भी आंसर कितना होगा, 1/7 आपके पास, क्योंकि एक ही फेवरेबल केस है। नेक्स्ट, 52 संडे एंड 52 मंडे, ठीक है, 52 संडे एंड 52 मंडे, मतलब आपको संडे और मंडे जहां जहां पे भी है वो केसेस आपको नहीं चाहिए। मतलब आपको ये केस नहीं चाहिए, ये केस नहीं चाहिए, और ये केस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे संडे है, ये आते ही 53 हो जाएगा, यहाँ मंडे है, ये आते ही 53 मंडे हो जाएगा, यहाँ पे संडे 53 संडे हो जाएगा। मतलब आपके पास आपके चार ही क्या है, चार ही आपके फेवरेबल केस है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 4/7। नेक्स्ट, 52 संडे एंड 53 ट्यूसडे, संडे को आपको 52 ही रखना है, लेकिन जो आपका ट्यूसडे है उसे 53 रखना है। आपका जो संडे है देखो उसको तो 52 रखना है, मतलब ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, और ट्यूसडे को 53 करना है, मतलब ट्यूसडे आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब ये दो आपके क्या है, ये दो आपके फेवरेबल केस है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। लास्ट आपका है 52 संडेज एंड 52 ट्यूसडे। तो देखो इसको कैसे लेंगे, यहाँ पे आपके सारी जितनी भी पॉसिबल पॉसिबिलिटीज है ना सब कवर हो गई। तो अब इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन है आप बहुत इजीली कर लोगे। देखो आपको बोला गया 52 संडे रखना, मतलब जहां जहां पे संडे है वो हमें इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद बोला 52 ही ट्यूसडे रखना है, मतलब जहां जहां ट्यूसडे है वो भी नहीं रखना। तो आपके पास 3 फेवरेबल केस है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/7। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/7। इससे इजी क्वेश्चंस कहीं देखें या फिर इतना इजी पैटर्न कहीं देखा है क्या, बस इतनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं हमारे। तो चलो इसी पे बेस्ड आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपसे आपके गेट 2013 में पूछा गया था, वही लीप ईयर वाली कहानी। आपको बोला गया व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम इट विल कंटेन्स 53 सैटरडेज। आपको पता है लीप ईयर में आपके पास 52 वीक्स एंड प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ठीक है, या जिन्हें आप ऑड डेज भी बोल देते हैं। वो 2 ऑड डेज कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास संडे मंडे हो, जो हमने देखे थे, हो सकता है आपके पास मंडे ट्यूसडे हो, ठीक है, हो सकता है आपके पास ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है आपके पास वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है आपके पास थर्सडे फ्राइडे हो सकता है आपके पास फ्राइडे सैटरडे और हो सकता है कि आपके पास सैटरडे संडे हो। मतलब आपने कहा आपके पास टोटल कितने हैं, 7 केसेस हैं, 7 आपके पास आउटकम्स हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि हम प्रोबेबिलिटी बताएं हमारे पास क्या हो, 53 सैटरडे हो। आपके पास क्या हो, 53 सैटरडे हो। अब आपने कहा आपके पास सैटरडे कितने में आ रहा है, अगर आपके पास ये केस आ गया या ये इवेंट आ गया तो आपके फेवरेबल इवेंट्स है, ये तो आपके पास फेवरेबल इवेंट्स है 2 और आपके पास टोटल इवेंट्स है 7। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 2/7। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट वन हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया कि कितना इजीली हम यहाँ पे डील कर पा रहे हैं। बस आपको क्या समझना है, बेसिकली आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली, ट्रस्ट मी, आप खुद देख पा रहे होंगे कि कितना इजीली हम बहुत चुटकियों में आंसर कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड from the numbers 1 to 100 both inclusive, मतलब दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से आपके पास प्राइम नंबर कितने हो, कंपोजिट, अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट इंटीजर, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 3। अब इसके लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता होंगी तभी आप क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेंज की बात करते हैं।
जो आपको रेंज दे रखी है ना, वो आपको रेंज दे रखी है 1 से लेके 100 तक। मतलब आपके पास कितने हैं टोटल? 100 नंबर्स है। आपके पास कितने हैं? आपके पास 100 नंबर्स है। और ये जो रेंज है यही बेसिकली आपकी क्या है? यही आपकी सैंपल स्पेस बन गया। यही आपका क्या बन गया? यही आपका सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, चलो अब यहां पे हम हमारे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यार हमारे पास जो नंबर आया ना वो आपका क्या हो? वो आपका प्राइम नंबर हो। वो आपका क्या हो? प्राइम नंबर हो। अब आपको यहां पे पता होना चाहिए था कि यार हमारे पास 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स, और हमने ये नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे पास 25 नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स है। तो अगर हमारे पास हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं और हमारे पास हमारे टोटल सैंपल स्पेस है, तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ? तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25/100। 25/100 दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/4। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/4। इज इट क्लियर? चले आगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है इज ए कंपोजिट नंबर। हमें बोला गया है कि यार आपको क्या बताना है? आपको बताना है probability of getting a composite number। a composite number। अगर आपको composite number चाहिए तो यहां पे आपने ये देखा कि out of these 100 25 आपके composite numbers हैं, तो बचे कितने? बचे आपके 75 numbers। बचे कितने? बचे आपके पास आपके 75 नंबर्स। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि 1 आपका ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो -1 करो तो आपके पास कितने बचे? आपके पास बचे आपके 74 नंबर्स। आपके पास कितने बचे? आपके बचे 74 नंबर्स। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये आपके फेवरेबल केसेस है। ये आपके क्या है? ये आपके फेवरेबल केसेस है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो प्रोबेबिलिटी हो गई 74/100। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 74/100। आपको रिड्यूस करना है, आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसी तरीके से रख देते हैं। थर्ड बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आई गेस इसका आंसर तो सभी को पता होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है कि यार हमारे पास, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है और 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, और ये दोनों इंक्लूड किए गए। और बाकी के सारे नंबर्स हैं जो आपके 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन सब का स्क्वायर आपके इन्हीं 100 में लाई करता है। मतलब आपके यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस हुए, जो आपके यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स हुए वो कितने हैं? वो है 10। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? टोटल सैंपल स्पेस है आपका 100 का, तो यहाँ पे हो गया 1/10। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ परफेक्ट इंटीजर। परफेक्ट इंटीजर आपके पास दो ही है इस रेंज में, 6 and 28। आपके पास अगर आप परफेक्ट इंटीजर की बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ दो ही है, कौन से? 6 and 28। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 2/100 दैट इज इक्वल्स टू 1/50। दैट इज इक्वल्स टू 1/50। ठीक है, फिफ्थ पार्ट मल्टीपल ऑफ 2। फिफ्थ पार्ट आपको क्या बोला गया है? फिफ्थ पार्ट आपको बोला गया है कि यार आपको जो बताने हैं ना प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी बताने हैं आपको मल्टीपल ऑफ 2 के। तो मल्टीपल ऑफ 2 पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं। तो अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, वरना आप लोग यहाँ पे आपकी अर्थमेटिक सीरीज का जो हमारा एपी का फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हो। देखो आपको पता है आपका a1 कितना होगा? a1 होगा 2, और an कितना होगा? an होगा आपकी लास्ट टर्म 100, क्योंकि आपके क्या है? इवन नंबर है, और इवन नंबर आपके सारे क्या होता है? 2 से डिवाइड होते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारी एपी की सीरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे n आपके पास क्या देता है? n आपको देता है नंबर ऑफ टर्म्स, और d आपको क्या देता है? d आपको डिफरेंस देता है। और अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 2। तो हमारे पास
हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि हमें और आगे भी से यूज में लेना है। तो देखो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, तो देखो हम लोग पुट करते हैं 100 इक्वल्स टू 2 प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 98, दैट इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, तो देखो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 40 और यहाँ पे आएगा 49, दैट इज इक्वल्स टू n-1 और n आ गया आपके पास 50। मतलब आपके पास इस वाले केस में जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है दैट इज 50 और आपको आपका टोटल सैंपल स्पेस भी बचता है। सैंपल स्पेस इज 100, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है आपका 6th पार्ट, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। जो आपका 6th पार्ट है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 अगर आपको बोला गया है तो देखो आपकी a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है आपकी 4, an की वैल्यू है आपके पास 100 और d की वैल्यू है बेसिकली आपके पास 4। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज 25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/100, दैट इज 1/4। आपकी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। लास्ट पार्ट दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 सॉरी लास्ट पार्ट 7th पार्ट। 7th पार्ट आपको क्या बोल रहा है, आपको फाइंड आउट करना है मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो आपने यहाँ पे क्या बोला, आपके a1 की वैल्यू है 3, an की वैल्यू है 99 और d की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आपके पास 33। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 33। तो आपके फेवरेबल केसेस कितने हो गए 33 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे ये आपके क्या आ गए, यहाँ पे आपके सारे के सारे आंसर आ गए। तो देखा क्वेश्चंस बहुत इजी यार, मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चंस हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बस ये बोल दे कि एक कॉइन को उछाला और ये बताओ क्या क्या हमारे सैंपल स्पेस आएगी, या फिर हेड्स या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इतने इजी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यार आपके फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे और सैंपल स्पेस क्या बन रही है, बस उसके बाद आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे आपके गेट 2013 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। क्या बोला गया है, देखो बोला गया है आउट ऑफ ऑल द 2 डिजिट इंटीजर बिटवीन 1 to 100, बिटवीन बोला गया है, दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया। A 2-digit number has to be selected at random. What is the probability that the selected number is not divisible by 7? अभी जो हम लोग यहाँ पे AP का फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना, वही फॉर्मूला यूज करके आपको बताना है। देखो आपको क्या बोला गया, आपको जो रेंज दे दी गई, रेंज दी गई है वो आपको दी गई है 1 बिटवीन 1 to 100, बिटवीन 1 and 100। दैट मीन्स आपकी जो रेंज है ना वो रेंज है आपकी 2 से लेके 99 तक, ये आपकी रेंज है। ये क्या है, ये आपकी रेंज है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 और 100 इंक्लूड ना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने 1 और 100 अगर आपने इंक्लूड कर लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और आपको बोला गया आपको यहाँ पे 2 डिजिट इंटीजर्स की बात करनी, किसकी बात करनी, 2 डिजिट इंटीजर्स की बात करनी। तो इसमें आपकी एक्चुअल जो रेंज है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है 10 से लेके 99 तक। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं क्या, आपको यहाँ पे 2 डिजिट इंटीजर की बात हो रही है, तो जो आपकी एक्चुअल रेंज है कि भाई आपके पास 2 डिजिट इंटीजर है कितने, तो वो है आपके 10 से लेके 99 तक। मतलब आपकी जो सैंपल स्पेस है ना उसमें आपके पास 90 एलिमेंट्स है, उसमें आपके पास कितने हैं, उसमें आपके पास 90 एलिमेंट्स है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। अब आपने 90 क्यों लिया मैम, आपने ये क्यों नहीं लिया, तो देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। आपको आउट ऑफ ऑल द 2 डिजिट इंटीजर
सिर्फ 2 डिजिट इंटीजर पे बात करनी है, आपको सिंगल डिजिट इंटीजर चाहिए ही नहीं, तो जो चाहिए ही नहीं उसको पहले से ही हटा दो, ठीक है। आपको बोला गया है आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स, या फिर आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट इंटीजर, 2 डिजिट integer that selected and this 2 digit integer number is not divisible by 7। तो आपने कहा मैम एक काम ये भी तो कर सकते हैं ना, हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो नंबर हटा देते हैं जो 7 से डिविजिबल है, तो हमारे पास बाकी बचे हुए आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ वही तो करना है, क्योंकि वही इजी पड़ेगा, वरना ऐसे टोटल फाइंड आउट करना तो बहुत लंबा खेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज नथिंग बट टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल total probability minus the numbers which are divisible by 7, which are divisible by 7। तो आपने कहा अगर आपको इस रेंज के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो आपने कहा आपका A1 इस बार 7 ना होके कितना हो जाएगा, A1 आपका हो जाएगा 14। क्यों? क्योंकि आपने कहा आपको 7 से डिविजिबल चाहिए, तो 7 के बाद जस्ट जो होता है 7 इंटू 2 दैट इज 14, 2 डिजिट इंटीजर, राइट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका an क्या होगा, an होगा आपका 98। इसको 7 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, इससे ज्यादा तो जाना नहीं है। d की वैल्यू है आपकी 7, सो जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज, आपको यहां पे से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 98 दैट इज इक्वल्स टू 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं 98 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड यहाँ पे हमारे पास है 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखो 4 और यहाँ पे आ गया आपके पास 84, आपके पास कितना आ गया 84। तो बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे है तो देखो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 84 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 1 एंड 2, ये n माइनस 1 की वैल्यू, सॉरी n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे आपके पास आ गई 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 13, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 13। तो आपने कहा अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, जिसमें से आपके नंबर जो डिविजिबल हैं वो कितने हैं, वो 13 है आउट ऑफ 90। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 90। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आया 7 और यहाँ पे आपके पास आया 77, 77 बाय 90, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन है क्या, हाँ जी ऑप्शन तो है। चलो हमारा आंसर तो आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ, 13 बाय 90। तो जो भावनाओं में बह गया वो ये प्रोबेबिलिटी टिक करके आ गया होगा, जो आपके भावनाओं में बह गया होगा वो ये प्रोबेबिलिटी टिक करके आ गया होगा। और यहाँ पे अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस नहीं किया तो आंसर तो गया, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके बेसिकली गेट 2017 में पूछा गया था। आपको बोला गया है 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइसेस है वो साइमल्टेनियसली थ्रो की गई। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ में थ्रो की गई है। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेसेस ऑफ द डाइसेस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत सिंपल है, देखो आपको पता है अगर 2 डाइस थ्रो की गई है, ठीक है,
तो आपका सैंपल स्पेस कितने का बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा 6 स्क्वायर का, दैट मीन्स 36 का। कितने का बनेगा, दैट इज 36 का। ठीक है, 36 का बनेगा। तो आपको ये पता है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर की, प्रोबेबिलिटी दैट इज वी वांट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर आपके होते हैं जो आपको मिलेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा 1,1 पे, ठीक है, 2,2 पे, इसके अलावा आपको मिलेगा 3,3 पे, 4,4 पे, 5,5 पे एंड 6,6 पे। क्या इसके अलावा भी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा क्या? हाँ, तो देखो 1,4 पे देखो मिला क्या, मल्टीप्लाई करो 4 मिला, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, 4,1 पे मल्टीप्लाई करो मिला क्या? हाँ, बेसिकली है तो सही। इसके अलावा और कोई है क्या? तो और कोई अगर मैं रिमाइंड करने की कोशिश करूं तो नहीं, और कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं मेरे यहाँ पे फेवरेबल केसेस देखूं तो मेरे फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, फेवरेबल इवेंट्स है 8, और मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे आंसर कितना आता है, क्या 8/36 है क्या ऑप्शन में? नहीं, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है, मतलब यहाँ पे 2/9 मेरा ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2/9 मेरा आंसर आना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली उन्हें लगता है कि परफेक्ट स्क्वायर बोला गया है मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, बस इतना ही होगा। तो ये तो हमें यहाँ पे मिल ही रहे, और इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इन दोनों को भुला दिया जाता है। लेकिन बेसिकली आपको बोला गया जो दो नंबर्स आपके पास टॉप फेसेस पे आ रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर में तो आपको ये नंबर चाहिए ना, यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, 1, 4, 9, 16, यहाँ पे 25 एंड 36। तो जिन बच्चों को ये दो पेयर्स भी ध्यान रहेंगे कैलकुलेशन करते वक्त, उनका आंसर तो सही है। वरना अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 6 आएगा, और 6/36 आपका आंसर आएगा 1/6। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 1/6 है नहीं, तो बच्चा वहीं कंफ्यूज होने लग जाएगा, यार क्या परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना नहीं आ रहा है क्या मुझे? तो यहाँ पे बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है। अगर आप ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हुए चलोगे तो आपके आंसर्स बहुत एक्यूरेटली, बहुत इजीली यहाँ पे आएंगे। अब देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी लाइनें लिखी हैं हमने, 2 लाइनें लिखी हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे ऑल्दो कैलकुलेशन थोड़ी सी की है, लेकिन ये भी कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके पास कि क्या पूछा गया, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि यार आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गेट 2015 का हमारे पास यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन सेट ए, आपके पास एक सेट है ए है जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, एंड सेट बी जिसमें आपके पास 5 एलिमेंट्स है 11, 12, 13, 14, 15। बोला गया है 2 नंबर्स आर रेंडमली सिलेक्टेड 1 फ्रॉम ईच सेट। अब आपके पास यहाँ पे 2 नंबर रैंडमली सिलेक्ट किए गए, एक नंबर एक सेट से और दूसरा नंबर दूसरे सेट से। आगे बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स इक्वल टू 16। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर आपको आपकी टोटल सैंपल स्पेस निकालनी है, सैंपल स्पेस कैसे निकालोगे, देखो आपके पास सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 2, 3, 4, 5, टोटल एलिमेंट्स 4 हैं। ठीक है, सेट बी में आपके पास क्या क्या है, सेट बी में आपके पास 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। तो सैंपल स्पेस आपकी कितनी हो जाएगी, 4 × 5 की, दैट मीन्स यू आर हैविंग टोटल 20 एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा सम है ना किसके इक्वल होना चाहिए, सम होना चाहिए 16 के इक्वल। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे मेरे फेवरेबल केस चाहिए और मेरी टोटल सैंपल स्पेस भी चाहिए। तो अब इस वाले केस में बेटर है कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके का कुछ बना लें, इससे हमारा एक भी नंबर मिस भी नहीं होगा
और हमारा आंसर भी सही आ जाएगा। एल्स यू कैन डायरेक्टली एड द नंबर्स एज वेल, राइट। देखो इससे आपकी टोटल सैंपल स्पेस भी पता चल जाएगी और इजीली आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग हमारा सेट ए लिख देते हैं। सेट ए में 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 5 है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 11, 12, 13, 14 एंड 15 है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो, अब आपको क्या बोला गया है, यू हैव टू एड द नंबर्स, और जो हम लोग नंबर पिक कर रहे हैं ना उनका सम हमारे पास 16 आना चाहिए। मान लेते हैं मैंने यहां से 2 पिक किया, यहां से 11 पिक किया, दोनों को सम करूंगी, कितना है 13 है। कितना आया हमारे पास, यहाँ पे सम मेरे पास आया 13। सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है 13। फेवरेबल है क्या, नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे से मैंने 3 पिक किया, यहां से 11 पिक किया, सम आया 14। सिमिलरली 4, 11, 15, यहां पे आया मेरे पास 16। ये मेरा डिजायरेबल केस है एक। यहां पे मैं करूंगी 14, सम लिख रही हूं मैं, ठीक है, 15, 16, 17, यहां पे 15, 16, 17, 18, यहां पे अगर करेंगे 16, 17, 18, 19, यहां पे अगर आप करोगे तो 17, 18, 19 और 20। आपने कहा आपको चाहिए डिजायर्ड केस जब आपके पास सम क्या हो, 16 हो। तो आपने कहा आपका एक डिजायर्ड केस तो ये रहा, 1, फिर 2, 3, 4 आपके डिजायर्ड केस है। इसके अलावा आपके पास कहीं 16 है क्या, नहीं है। टोटल केसेस अगर काउंट करोगे तो 20 है, हाँ। तो हमें तो प्रोबेबिलिटी लिखनी ना, तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल रही है आपके फेवरेबल केस है 4 और टोटल केस है आपके पास 20। दैट मीन्स आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 1/5, और 1/5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5 को लिखते हैं हम 0.20। 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1.20। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आया। इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी। बस यहाँ पे आपकी अप्रोच मैटर कर रही है कि अप्रोच किस तरीके से कर रहे हो, और वही तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपसे पूछा गया है, ये आपके गेट 2017 में पूछा गया। किसमें पूछा गया, गेट 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, the probability that the both children are boys if the older one is a boy is। देखो अब यहाँ पे पहला आपको बोला गया, देखो मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत इंटरप्ट कर लेते हैं। आपको बोला गया आपके पास एक कपल है, ठीक है, कपल के आपने को बोला गया कि यहाँ पे क्या है, 2 बच्चे हैं। कितने हैं, ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये 2 बच्चे हैं तो हम मान लेते हैं ये एल्डर वन है और ये यंगर वन है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, आपको ये बोला गया द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रंस आर बॉयज। हमें क्या बतानी, हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों के दोनों क्या हो, दोनों के दोनों बॉय हो। अगर नॉर्मली देखा जाए तो देखो बच्चे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि पहला लड़का हो और हो सकता है पहली लड़की हो, बॉय गर्ल। हो सकता है दूसरा भी लड़का हो जाए और दूसरी गर्ल हो जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे बॉय हो जाए, यहाँ पे गर्ल हो जाए। मतलब अगर मैं मेरे केसेस देखूं, सैंपल स्पेस देखूं, तो यहाँ पे कितना आएगा, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। ये मेरी क्या है, दिस इज माय सैंपल स्पेस। ये मेरी क्या है, ये मेरी सैंपल स्पेस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो ना तो बच्चे कैसे करते हैं, देखो अगर आपको बॉय बॉय चाहिए तो मतलब 1 आउट ऑफ 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। और 1/4 ऑप्शन में देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर ए है, टिक किया और चल दिए, गलत है ये। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन को ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि दोनों बच्चे बॉय हो इफ, अगर
पहला बच्चा बॉय है, मतलब ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, आपकी क्या हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो इवेंट है ना ये आपके डिपेंडेंट है। इवेंट्स कैसे हैं, इवेंट्स आपके डिपेंडेंट है। आपको पहले से बोल दिया गया कि जो पहला लड़का है, पहला बच्चा है या फिर जो एल्डर वन है ये बॉय ही है, ये बॉय ही है। अब आपने कहा जो यंगर वन है ये बॉय ही है, तो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, ये पहले से हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1। ठीक है, अब आपने कहा यंगर वन क्या हो सकता है, तो यंगर वन के लिए 2 चॉइसेस है हमारे पास, या फिर तो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकती है। बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। ठीक है, तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉयज बताना है तो आपने कहा कि आपके पास पहला भी बॉय होना चाहिए और दूसरा भी बॉय होना चाहिए। ये आपका एल्डर वन और ये आपका यंगर वन। एल्डर वन आपका ऑलरेडी अकर हो चुका है तो ये 1, और आपका यंगर वन के बॉय के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, तो इनटू कर दो, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आता है वो हाफ आता है। और नॉर्मली स्टूडेंट क्या करके आता है, ये 1/4 वाली गलती करके आता है, तो ये 1/4 वाली गलती नहीं करनी है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वन होगा। जल्दीबाजी में ये करके आता है, ये तब होता है जब आपको यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई होती है, विदाउट कंडीशन। ये आंसर कब होता, जब आपका क्वेश्चन होता विदाउट एनी कंडीशन कि यार आपको क्या चाहिए, आपके 2 बच्चे हैं किसी कपल के और दोनों बच्चे बॉय होने चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, अगर ये क्वेश्चन होता तब आपका आंसर ये 1/4 करेक्ट हो जाता। लेकिन आपसे क्वेश्चन ही चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन ये बोला गया कि हमें ये तो बताओ कि दोनों बच्चे लड़के हो, लेकिन पहला जो बड़ा वाला जो है ना वो ऑलरेडी लड़का है, तब बताओ कि दूसरे वाले की क्या प्रोबेबिलिटी। तो दूसरे वाले में तो आपके पास सिर्फ 2 ही है ना, या फिर तो ये हाफ, ये हाफ। अब पहला तो ऑलरेडी हो चुका है तो उससे तो मतलब है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर कितना है, हाफ आया। क्या ये चीज समझ में आई, क्लियर हुआ, चल सकते हैं आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 2 डाइसेस आर रोल्ड 1 आफ्टर अनदर, मतलब पहले एक रोल की गई फिर उसके बाद दूसरी रोल की गई। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ फर्स्ट इज स्मॉलर देन द नंबर ऑन सेकेंड। अब आपको बोला गया कि हमें क्या बताओ, हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पहले पे जो रोल किए गए हैं ना और जो सेकंड पे जो रोल किया गया उसमें सेकंड वाला बड़ा हो पहले वाले से। मतलब तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो बोला गया यार 2 डाइस आप लोग यूज कर रहे हैं, 2 डाइस यूज कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितने का हो जाएगा, 6 स्क्वायर का, दैट मीन्स 36 का। ठीक है, आपको बोला गया आपको जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो कुछ इस तरीके से बतानी है कि जो फर्स्ट डाइस पे जो आउटकम होगा, फर्स्ट डाइस का जो भी आउटकम होगा वो छोटा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए सेकंड डाइस के आउटकम से, सेकंड डाइस के आउटकम से आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहां पे एक बार हम हमारे फेवरेबल केसेस बना के देखते हैं। फेवरेबल केस में अगर मैं मान लूं मेरी पहली डाइस पर 1 आया है तो मुझे उससे बड़ा नंबर ही चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 आ जाए तो भी चल जाएगा, 1 के साथ 3 आ जाए तो भी चल जाएगा, 1 के साथ 4 आ जाए तो भी चल जाएगा, 1 के साथ 5 आ जाए तो भी चल जाएगा, और 1 के साथ अगर 6 आ जाए तो भी चल जाएगा। फिर अगर मेरी पहली डाइस पे 2 आ जाए तो मुझे यहाँ पे 3 ही चाहिए, छोटे नंबर में कंसिडर नहीं कर सकती, क्यों, वरना मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो 2 के साथ 4 भी चल जाएगा, 2 के साथ 5 भी चल जाएगा और 2 के साथ 6 भी चल जाएगा। ठीक है, अगर मेरी पहली डाइस पे 3 आया तो मुझे यहाँ पे 4 ही चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे बड़े नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 3,5 भी चल गया और 3,6 भी चल गया। इसके अलावा अगर मेरे पास पहली डाइस पे 4 आ गया तो मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, या फिर सेकेंड डाइस पे 6 चाहिए 4 के साथ। अगर मेरी पहली डाइस पे 5 आ गया तो मुझे 6 ही चाहिए। अब ये मत बोलना मैम पहली डाइस पे अगर 6 आ गया तो
वो केस बन ही नहीं पाएगा। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बेसिकली जो मेरे फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 15 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 13 है। तो प्रोबेबिलिटी जो मुझे बतानी है, प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसे मैं क्या करूंगी, इसे मैं 3 से रिड्यूस करूंगी, एंड हियर आई एम गेटिंग 5/12। मुझे आंसर क्या मिलेगा, 5/12। देखो ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मार्क्स टू ऑल हो जाएगा, ये मार्क्स टू ऑल हो जाएगा। लेकिन ये गेट में नहीं आया ना, तो कुछ टाइपिंग एरर होगा। एक काम करते हैं, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे 5/12 इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, 5/12। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हुई होगी जिसकी वजह से आपके यहाँ पे 2/12 है। बाकी आंसर आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा आपका 5/12। इज इट क्लियर, क्या इतना समझ में आया, क्या चल सकते हैं आगे। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे कार्ड्स का है, लेकिन अब कार्ड्स के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कार्ड्स को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे कि इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, जो कार्ड्स वाला जो भी डेटा है हमारे पास वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पहले यहाँ पे सारे कार्ड्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपको पता है कि यार हमारे पास यहाँ पे कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट कैटेगरीज होती है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, साथ ही साथ इन कार्ड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो को तो हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।